हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम अपनी पॉलिटी एमसीक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कौन से टॉपिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इन चारों टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर कौन से प्रोविजंस थे। तो ये एक्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इनेक्ट किया गया था और इस एक्ट को एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स को कंप्लीटली एंड कर दिया था। मतलब कि इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया पर खत्म हो गया था और सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स थी वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी। और इस एक्ट के अंडर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उस पोस्ट को चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। और मिलिट्री और नेवल फोर्सेस की जो पावर्स थी पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास हुआ करती थी उन पावर्स को ट्रांसफर करके क्राउन को दे दिया गया था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में वो पावर्स चली गई थी। इस एक्ट ने एक पोस्ट को क्रिएट किया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये पोस्ट कहां पर होती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी। और हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के अंदर एंड उसके अमेंडमेंट में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पोस्ट को बनाया गया था कंपनी के कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डील करने के लिए, तो उनको इस एक्ट ने रिमूव कर दिया था। मतलब जो डुअल गवर्नमेंट चल रही थी उसको एंड कर दिया था इस एक्ट ने और कंपनी की सारी पावर्स को क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था। हमने अभी देखा कि सारी की सारी पावर्स को ट्रांसफर करके क्राउन को दे दिया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था। और इस एक्ट ने इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं किया था गवर्नर की काउंसिल में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडियन अफेयर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था। किसके थ्रू? क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के थ्रू। तो और इसी के बाद से इंडिया में क्राउन रूल की शुरुआत हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स हुए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज इनेक्टेड मेनली टू, मतलब इसको क्यों इनेक्ट किया गया था? इंट्रोड्यूस्ड डायआर्की इन इंडिया। तो हम देखेंगे कि डायआर्की जो है इंडिया में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांसफर पावर फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन टू इंडियंस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश क्राउन से इंडियंस को पावर कब मिली थी? 1947 में, इंडिपेंडेंस के बाद में। ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि अभी हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी की सारी पावर्स लेकर के किसके पास चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास में। इस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंडिया में फेडरल सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। Now next question, with reference to Government of India Act 1858, consider the following statement. It abolished the East India Company rule in India. तो ये statement right हो जाएगा। हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इस एक्ट के बाद में अबॉलिश हो गया था और क्राउन रूल स्टैब्लिश हो गया था इंडिया में। इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये भी हमने देखा कि ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट को क्रिएट किया गया था ब्रिटेन पार्लियामेंट में। इट इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 से आना शुरू हुई थी। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, 1 and 2 ओनली। ये हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट
1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1861 में इनेक्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइज करना और लॉ मेकिंग में इंडियंस को इंक्लूड करना, ये दो मेन इसके ऑब्जेक्टिव थे। इस एक्ट के बाद में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया था। मतलब जो पावर्स बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की लेकर के बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी, उनको इस एक्ट में रिस्टोर कर दिया गया था। एंड इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। जैसे फाइनेंस का काम कोई एक मेंबर देखेगा, डिफेंस का काम कोई एक मेंबर देखेगा, तो इस तरीके से काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था। और इस एक्ट ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जिसमें कि इंडियंस भी इंक्लूडेड थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया गया था। और इसी डेवलपमेंट को क्या बोला गया था? बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। और इस एक्ट से हम देख सकते हैं कि इसने स्टार्ट किया था रिप्रेजेंटेशन इंडिया का गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जिसमें कि पहले 3 इंडियंस नॉमिनेट किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये पहले 3 इंडियंस थे जिनको के लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था। और इस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि वॉयसराय इमरजेंसी के टाइम पर वॉयसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। मतलब कि जब इमरजेंसी होगी तो वॉयसराय कुछ जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो बना सकता था, जिनकी वैलिडिटी 6 मंथ होगी। और यही प्रोविजन आज तक भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। जैसे कि आज की डेट में अगर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी होती है तो प्रेसिडेंस के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकता है, जिनकी वैलिडिटी कितने मंथ तक होती है? 6 मंथ तक। तो ये आज भी हम इंडिया में देख सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम? अभी हमने समझा था पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के। Now, which of the following statement is correct regarding the Indian Council Act 1861? It nominated Indians as non-official members in Legislative Council. ये हमने अभी देखा था, non-official members नॉमिनेट किए जा रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस एक्ट के थ्रू। इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी हमने देखा था कि मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया था। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था इस एक्ट। इट स्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ वॉयसराय वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये भी हमने देखा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने ऑर्डिनेंस पावर दे दी थी वॉयसराय को ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में इनेक्ट हुआ था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड करना और इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना। इसमें जो नंबर्स थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनको इंक्रीज कर दिया गया था नंबर ऑफ मेंबर्स को। और इसकी इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इसने। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम मतलब क्या? डायरेक्टली लोगों को नहीं दिया गया था इलेक्शन करने के लिए। मतलब वहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लागू नहीं किया गया था, बल्कि कुछ नॉमिनेशन किए जा सकते थे लोकल बॉडी जैसे म्युनिसिपैलिटी एंड यूनिवर्सिटी के द्वारा। मेंबर्स को लिमिटेड डिस्कशन का राइट दे दिया था, किस पर? बजट पर। लेकिन उनको वोटिंग पावर नहीं दी गई थी, वोटिंग की पावर नहीं दी गई थी। वोटिंग का राइट सिर्फ गवर्नर जनरल को ही हुआ करता था। और इसने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को स्ट्रेंथन कर दिया था काउंसिल के। मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया था। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब नॉमिनेशन किसके रिकमेंडेशन पे किए जाते थे? प्रोविंशियल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी सेनेट्स के रिकमेंडेशन पर नॉमिनेशन किया जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और एग्जीक्यूटिव जो होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को आंसरेबल नहीं थे। मतलब उनके
डिसीजंस फ्रीली होते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 मेनली एम्ड टू इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड 1935 के बाद से आना शुरू हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। एक्सपेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इंडियन पार्टिसिपेशन, ये राइट हो जाएगा। प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था। इंट्रोड्यूस डायर के, डायर की भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, डायर की क्या होता है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में डायर की इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज की फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892? की फीचर क्या था? डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने अभी देखा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था मेंबर्स का, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ओनली, तो सारे मेंबर्स का नॉमिनेशन नहीं होता था, कुछ मेंबर्स का नॉमिनेशन होता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू लोकल बॉडीज, तो ये हमने देखा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा, तो ये राइट हो गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में लागू हुआ था। With reference to Indian Council Act 1892, consider the following statement. It increased the number of members in Legislative Council. ये राइट हो जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इट अलाउड मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन इन काउंसिल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मेंबर्स को क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं दी गई थी, उनको क्वेश्चंस के लिए अलाउ नहीं किया गया था, बल्कि वो सिर्फ बजट पर डिस्कशन कर सकते थे, वो भी विदाउट वोटिंग राइट के। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज, तो सेपरेट इलेक्टोरेट भी इंडिया में 1909 एक्ट के बाद आया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड वोट ऑन द बजट, देखेंगे वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। डिस्कस बजट विदाउट वोटिंग, ये राइट आंसर हो जाएगा। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अभी भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं थी ना। अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। तो इसने क्या किया था? इंडियंस का पार्टिसिपेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज कर दिया था, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 16 मेंबर हुआ करते थे, जिनको बढ़ा करके 60 कर दिया गया था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स भी इंक्रीज कर दिए गए थे। और इसके बाद से डायरेक्ट इलेक्शंस इंडिया में होने लगे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट के लिए, जिसमें कि पहले इंडियन जो अपॉइंट हुए थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसको याद रखना है, ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो एज अ लॉ मेंबर हुआ था, तो ये पहले इंडियन थे ब्रिटिश की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और इसमें एक और इसका मेन फीचर है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब जो मेंबर्स थे वो क्या कर सकते थे? बजट को डिस्कस कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, और रिजोल्यूशंस को मूव करा सकते थे। इस एक्ट के बाद इंडिया में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेंथन हो गया था। क्यों? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इस एक्ट के बाद। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? मतलब कि मुस्लिम मेंबर्स ही इलेक्ट करेंगे, मतलब क्या होगा कि जैसे जो मेंबर खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा, और इसको जो वोट देने वाले लोग होंगे वो भी मुस्लिम होंगे। मतलब सेम कम्युनिटी के मेंबर को सेम कम्युनिटी के मेंबर ही नॉमिनेट करेंगे, इलेक्ट करेंगे। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये जब इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट, तब वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया, और इसको एक मेजर स्टेप माना गया इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में, ब्रिटिशर्स की में।
अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। तो अभी हमने देखा सेपरेट इलेक्टोरेट किससे आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। With reference to Indian Council Act of 1909, consider the following statement. It increased the number of elected members in the Imperial Legislative Council. ये राइट हो जाएगा, इस एक्ट से इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर इंक्रीज हो गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सत्येंद्र नाथ सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी राइट हो जाएगा। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला इंडियन मेंबर कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जिन्होंने एज अ लॉ मेंबर ज्वाइन किया था। इट क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो इंस्टीट्यूशन था वो 1772 में वैरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था इस इंस्टीट्यूशन का। इस काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। ये यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। With reference to Indian Council Act 1909, consider the following statement. It provided for separate electorate for Muslims. तो हमने देखा ये राइट हो जाएगा। It introduced elected member in the Imperial Legislative Council, ये भी राइट हो जाएगा। It allowed Indians to be appointed to the Viceroy Executive Council, तो ये भी राइट हो जाएगा। पहले इंडियन कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो आंसर क्या हो जाएगा, टी, 1, 2 and 3। इसी के साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।